अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रेहान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ड्रीम मर्चेंट। व्यूवर्स, आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, बेसिकली वो कोई टॉपिक नहीं है, बल्कि आप लोगों के कुछ जनरल क्वेश्चंस थे जो हमेशा आप लोग मुझसे पूछते थे। आज मैंने एक नया फॉर्मेट या एक तरीक़ाकार ढूंढा और मैंने वो ये कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के जो आते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से मेरे पास जो आते हैं, मैंने सोचा कि उनको कंपाइल किया जाए और फिर उनके आंसर्स दिए जाए। इस काम के लिए फिर बहुत से जो क्वेश्चंस थे उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया और आज मैं उनके आंसर्स आपको दूंगा। मेरे साथ बैठे हैं असिस्टेंट उस्मान और ये बेसिकली मेरे असिस्टेंट हैं और मेरी तमाम जो वीडियोस होती हैं ये उनको डायरेक्ट भी करते हैं। तो उस्मान जो है आज बेसिकली मुझसे क्वेश्चंस करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ और आप लोगों को सेटिस्फाई कर सकूँ। जी उस्मान, कोई पहला क्वेश्चन बताइए प्लीज़। सर, आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोगों को क्या एडवाइस देंगे कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजारें? बेसिकली पहली बात तो ये है कि हम समझ ही नहीं सके कि लॉकडाउन का मतलब क्या है। हमारे लोग बिल्कुल इस चीज़ से अनअवेयर हैं और ये हकीकत है कि कोविड-19 जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन इससे पैनिक क्रिएट करने की बजाय हमें इसको समझना चाहिए। और समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं कि मोस्टली हम लोग टेलीविजन्स के सामने बैठे हुए होते हैं। वी आर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन, हम लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और इन्फॉर्मेशन के बिहाव पे हम लोग ये पैनिक दूसरों में क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सेफ्टी मेजर्स लें। और वो सेफ्टी मेजर्स क्या हैं? आप प्रॉपरली अपना मास्क यूज़ करें, ग्लव्स यूज़ करें, जब बाहर जा रहे हैं वापसी आ रहे हैं सैनिटाइजर्स का यूज़ करें, प्रॉपरली हाथ धो। बस अगर आप सेफ्टी करेंगे तो इंशाल्लाह आप उससे महफूज रहेंगे। दूसरा ये है कि आजकल मैं एक और चीज़ देखता हूँ कि जो लोग घर में रहते हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन या जिस डिफरेंट वजूहात की बिना पे, तो उनकी सेहत बड़ी इफ़ेक्ट हो रही है। ख़ास तौर पे लोगों में मोटापे का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लोगों में स्लीपिंग डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है, गुस्सा एंग्जाइटी अपने पीक पे है। घर में बच्चे जो हैं बेसिकली उनकी छुट्टियाँ चल रही हैं तो वो एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले खुदारा ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से कि अपने टीवी चैनल्स को बंद कर दें। सबसे पहले ये एक एडवाइस है मेरी आप लोगों को कि टीवी चैनल्स को बंद कर दें, क्योंकि टीवी चैनल्स जो हैं सबसे ज़्यादा पैनिक क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर आप पैनिक चाहते हैं कि क्रिएट ना हो तो आप टीवी चैनल्स को देखना बंद कर दें। सिर्फ 5 या 6 मिनट की न्यूज़ देख लें दिन में एंड दैट्स इट। ये हर इंफॉर्मेशन आपको लेना ज़रूरी नहीं है। नंबर टू ये है कि आप जो है अपनी रूटीन बनाएं, बिकॉज कि हमारी जो है रूटीन बिल्कुल आउट हो चुकी है। हम लोग सुबह उठते थे, शाम में प्रॉपरली अपनी गैदरिंग वगैरह होती थी, खाना प्रॉपर टाइम पे होता था, लेकिन अभी कुछ भी टाइम पे नहीं हो रहा। ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनकी लाइफ तो बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो चुकी है। रात को 2 बजे 2:30 बजे सोना और सुबह 12-1 बजे उठना, दे आर टोटली गोइंग अवे फ्रॉम द रूटीन। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हैं कि अपने रूटीन को प्रॉपर लेके आएँ तो आप जैसे पहले उठते थे आप बिल्कुल वैसी रूटीन पे उठें, 7 बजे उठें या 6 बजे या नमाज के टाइम पे, और फिर उसके बाद अपने जो काम है वो शुरू कर दें। एक्सरसाइज, जो अगला पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे लोग बिल्कुल करना भूल गए हैं, यानी कि वो समझ रहे हैं शायद लॉकडाउन में एक्सरसाइज करना भी गुनाह है। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक एक्सरसाइज प्रॉपरली करना शुरू करें, रनिंग करें, वॉक करें। और इससे क्या है, आपके अंदर जो एक कुव्वत मदाफ़ियत है वो बढ़ती है, इम्यूनिटी आपके अंदर बढ़ेगी, तो वो कोविड-19 को अगेंस्ट करने में बहुत हेल्प करेगी आपकी। और इसके अलावा फ्रूट्स का यूज़ करें, खाना थोड़ा कोशिश करें कम खाएं, और ये जो बाज़ारी खाने वैसे भी आजकल तो खैर लॉकडाउन की वजह से कम ही है, तो कोशिश करें इनको अवॉइड करें ताकि ये चीज़ें आपकी कम हो सकें। और इंशाल्लाह अगर आप ये चीज़ें करना शुरू कर देंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएगी। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है कोविड-19 की सूरत में। आपके पास टाइम नहीं होता था घर वालों के पास बैठने के लिए, अब आपके पास वो बेहतरीन टाइम है। आप घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। ये एक अपॉर्चुनिटी है। आपको लर्निंग का टाइम नहीं मिलता था, अब आपके पास लर्निंग का टाइम भी है। तो ये इसको आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी देख सकते हैं। देखने के 2 जाविये होते हैं, या तो आप उसको नेगेटिव देखें या आप उसको पॉजिटिव। तो मेरा ख्याल में अगर आप इसको पॉजिटिव देखेंगे तो ज़िंदगी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। तो प्लीज़ इसको आप नेगेटिव न लें। हर वक्त पहले टीवी को बंद कर दें, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरसाइज करना शुरू करें। नंबर 3, अपनी डेली रूटीन बनाएं और उस डेली रूटीन पे वर्क करना शुरू करें। एंड इंशाल्लाह
ये कुछ दिनों की बात है और फिर आपकी रूटीन वैसे ही जैसे पहले थी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन इसको एडवांटेज लें, इसका डिसएडवांटेज ना बनाएं, इसका एडवांटेज लें कोविड-19 का और अपनी एजुकेशन नॉर्मल तरीके से जारी रखें जैसे आप पहले किए हुए थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब वो कंप्यूटर के ज़रिए आप तक पहुंच रही है, पहले आपके टीचर्स के ज़रिए लाइव आप तक पहुंचा करती थी। टीचर्स आज भी हैं लेकिन वो ऑनलाइन है, टीचर्स तो अवेलेबल हैं। आपको गर्ज टीचर से होनी चाहिए कि ना कि टीचर के वहाँ मौजूद होने से। जी उस्मान, अगला क्वेश्चन क्या है? सर अक्सर स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि वो कौन से फील्ड चूज़ करें, तो इसके बारे में आप क्या एडवाइस देंगे? देखो उस्मान, असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं और ये मैंने अक्सर देखा है 90% तकरीबन जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो अक्सर स्टूडेंट्स के ये सवालात मेरे पास आते हैं कि सर मैं कौन सी फील्ड चूज़ करूँ या मैंने गलत फील्ड चूज़ कर ली है। और बहुत से ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो ज़िंदगी में नाकाम हुए हैं और जब मैंने उनकी हिस्ट्री मालूम की तो पता चला कि उन्होंने जो फील्ड सेलेक्ट की थी वो गलत फील्ड सेलेक्ट की थी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो डिसएडवांटेज होता है। और फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे बाकायदा काउंसलर्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि जब क्लास 8 या प्राइमरी से बच्चा जो है स्टूडेंट फारिग होता है तो वो उसकी काउंसलिंग उसी वक्त शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि आफ्टर द मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक करने के बाद बच्चा क्या कहता है कि मेरे दोस्त जो हैं इस फील्ड में जा रहे हैं तो मैं भी इस फील्ड में चला जाऊँ और वो गलत फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। बाद दोस्त तो निकल जाते हैं आगे जिन्होंने अपने फील्ड सही सेलेक्ट की हुई होती है, लेकिन आप फंस जाते हो। फिर आप क्या करते हो, फिर कोई और फील्ड ले लेते हो और पूरी ज़िंदगी फिर आप पछताते रहते हो क्योंकि वो जो 2-3 साल आपकी ज़िंदगी के होते हैं वो बड़े ही अहम होते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो किस तरफ जाने वाला है। तो आप उस तरफ से जो है वो बेसिकली प्रॉब्लम हो जाता है आपके लिए। तो आपको चाहिए कि भाई अगर आप अपना फ्यूचर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो अभी से बैठें, अपना डिसीजन लें कि क्या फील्ड आपको सेलेक्ट करनी है, किस जगह पे आपको जाना है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो और मेडिकल में जाना चाहते हो तो पहले ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। एंड फॉर गॉड सेक, हेल्प भी हम किन से लेते हैं? अपने दोस्तों से, मतलब जिनको खुद नहीं पता होता कि हमें कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है। अनफॉर्चुनेटली हम अपने दोस्तों से पूछ रहे होते हैं और वो भी हमें कमाल के मशवरे भी दे रहे होते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसे एक्सपर्ट से या अपने को टीचर से जो बाकायदा इसको जानते हों उनसे राय लेनी चाहिए। तो विदाउट मतलब उसके बगैर क्या होता है कि हम गलत फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और बाद में फिर हमें उसका खुमियाजा भुगतना पड़ता है। और ऐसा भी हुआ है बाज़ औक़ात के इतने अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट गलत फील्ड चूज़ कर लेते हैं और फिर मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है वो नाकामियों उनका सामना करना पड़ता है उनको नाकामियों का और वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। तो ये जो फील्ड सिलेक्शन है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। मैं कहता हूँ अगर किसी इंसान ने अपनी फील्ड सेलेक्ट कर ली सही से तो 90% तो अपने अचीवमेंट वैसे ही उसने कर लिया, 10% सिर्फ उसको हासिल करना है, बाकी 90% तो वैसे ही अचीव कर गया। तो मेरे तमाम स्टूडेंट जितने भी ये मेरी जो वीडियो ऑन एयर होगी तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे तो प्लीज़ मेरी आपको एडवाइस है बेटा कि जस्ट गो टूवर्ड्स द राइट पर्सन, सिर्फ सही बंदे के पास जाएं और उससे जो है अपनी एडवाइस लें, बजाय अपने दोस्तों से एडवाइस लेने की मैं कौन सी फील्ड अडॉप्ट करूं। या अपना अगर आपको इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, फेसबुक वगैरह पे भी आप देख सकते हैं। गूगल इज़ द बेस्ट रिसोर्स जहाँ पे आपको टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन प्लीज़ सर्च करें एंड देन गो फॉर द राइट फील्ड और फिर इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे आप। ये ज़िंदगी में मैंने बहुत से लोगों की मतलब देखा है जो कामयाब लोग होते हैं वो हमेशा फील्ड सही तरीके से अडॉप्ट करते हैं। जिस माना आई होप कि आपको मेरा आंसर समझ में आ गया होगा और मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको भी ये चीज़ अल्लाह करे कि समझ में आ गई हो। जी अगला क्वेश्चन सर, कामयाबी के लिए वक्त की पाबंदी कितने मायने रखती है? कहते हैं एक जुमला, मैं तो उससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं मैं कहूँगा वक्त के हवाले से कि वक्त किसी को वक्त नहीं देता, टाइम विल नेवर गिव यू टाइम। तो टाइम एक बेसिकली एक टर्म है जो हम लोग यूज़ करते हैं और रिलेटिव टर्म है, यानी कि वक्त सबके लिए एक जैसा नहीं है, वक्त सबके लिए मुख्तलिफ है। तुम्हारे लिए वक्त मुख्तलिफ है, मेरे लिए वक्त मुख्तलिफ है। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं दिन में, वो किस तरह से उन 24 घंटों को इस्तेमाल करता है ये मैटर करता है। अब कई लोग जो होते हैं वो 12 घंटे तो सोते हैं और फिर उसके बाद उठते हैं और फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर कहते हैं जी टाइम गुजर गया। तो टाइम तो गुजरेगा क्योंकि आप टाइम को गुजार रहे हो, क्योंकि टाइम का तो काम है गुजरना, आपका काम है उसको अचीव करना। वक्त किसी को वक्त नहीं देता, मैंने शुरू में ये कहा। तो अगर आप चाहते हो कि टाइम मैनेजमेंट अगर आपके अंदर नहीं है तो ये मैं आपको मतलब वाजे कर दूं
कि आप ज़िंदगी में कभी बड़ी कामयाबी तो हासिल नहीं कर सकते, ये बात तो तय है। जितने लोगों की बायोग्राफीज उठाकर देख लें, जितने लोगों की उठाकर देख लें, तमाम के तमाम लोग जो थे वो वक्त के पाबंद थे, ये टाइम मैनेजमेंट के प्रॉपर से उन्होंने सामना किया और फिर ज़िंदगी में कामयाब हुए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इस्लाम जो है वो हमें, हमारा जो मज़हब है वो कितना ज़्यादा इस पर फोकस करता है। देखिए आप, अगर आप रोज़ा रखते हैं, ठीक है, और क्या आप रोज़ा जो है 1 मिनट के बाद अफ्तार कर लेंगे? अगर अफ्तार से 1 मिनट पहले अफ्तार कर लेंगे आप? अगर अफ्तार का टाइम है 7 बजे और मैं बोलूँ कि 6:20 पे या 6:25 पे आप उसको अफ्तार कर लें, बस 15-20 मिनट का तो फ़र्क है, तो क्या आप अफ्तार कर लेंगे? आप 1 मिनट पहले भी अफ्तार नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बताता है। नमाज़ें 5 नमाज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दी। टाइम मैनेजमेंट सीखनी है तो दुनिया का हर मज़हब, दुनिया की हर चीज़ आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाती है। और अगर आपके पास टाइम नहीं मैनेज कर सकते अगर आप ज़िंदगी में, तो कामयाबी फिर आप सिर्फ सोच सकते हैं, कामयाब हो नहीं सकते हैं। तो ये दो अलग चीज़ें। तो टाइम इज़ द बेसिक थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर दोज पीपल के दोज आर वर्किंग, ठीक है। बहुत से लोग मिलते हैं नाकामी का शिकवा करते हुए, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपकी डेली रूटीन क्या है, वो कुछ ऐसा ख़ास काम करते ही नहीं है जिनकी वजह से वो कामयाब हों, और फिर वो शिकवा करते हैं नाकाम है। भाई नाकाम है तो कामयाबी के लिए मेहनत करना शुरू कर दो। मुख्तलिफ लोग जो थे, जो बड़े बड़े, अगर आप मेरी वीडियोस देखें पिछली तो आपको देखें, आपको हैरान हो जाएंगे कि इतनी नाकामियाँ सहने के बाद भी लोग कामयाब हुए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक चीज़ थी और वो थी कंसिस्टेंसी। हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। एक दिन सोचते हैं मैं ये काम कर लूँ, 3 दिन तक वो जोश रहेगा उस काम करने का, फिर उसके बाद फिर आप वैसे ही हो जाओगे। फिर 3-4 दिन के बाद कोई आपको बोलेगा आप ये कर लो, मोटिवेशन स्पीच ले ली या मोटिवेशनल कोई लेक्चर ले लिया, आपने कहा बस मैं आज तो सारा काम आज ही ख़त्म कर दूंगा, अगले दिन फिर वैसे ही बैठ जाएंगे। तो ये ज़िंदगी में ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा और आपने भी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को बहुत फेस किया होगा। तो ये ज़िंदगी में चलता है, लेकिन आपने अगर कंसिस्टेंसी अपने अंदर रखी तो ये याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी के बाद आप ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि अगर आप प्रॉपरली टाइम मैनेज करते हो, आर्मी में क्या होता है, आर्मी के जो लोग होते हैं वो क्यों इतने ज़्यादा मतलब सिविलाइज्ड होते हैं, उसकी वजह ये है कि वो उनको वक्त का पाबंद किया जाता है, वो टाइम मैनेजमेंट को सिखाई जाती है, उनकी ट्रेनिंग में हिस्सा होता है उनकी ट्रेनिंग का। तो बेसिकली अगर स्टूडेंट लाइफ में हम लोग इस चीज़ को समझ लें, या जो लोग ऑफिस जाते हैं, तमाम चीज़ें अपना एक टाइम मैनेज करना शुरू करें, कामयाबी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, कामयाबी खुद पीछे आएगी आपकी, ठीक है। आई होप कि मेरा आंसर जो है वो लोगों को सेटिस्फाई किया होगा। लोगों ने इस पर अगर अमल करना शुरू कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग नाकाम होंगे ज़िंदगी में। जी उस्मान, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सर आजकल एक मसला नौजवानों में बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ने का रुझान पाया जा रहा है, तो आप इसके बारे में क्या एडवाइस देंगे, कैसे गुस्से को कम किया जाए? देखो उस्मान, तुम्हें गुस्सा आता है? बिल्कुल आता है। ठीक है, मुझे भी आता है। देखिए गुस्सा एक ऐसी मतलब नेचर है, आप ये समझें कि गुस्सा जो है इंसान की फितरत में है, ये आएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि बंदा बोले मुझे गुस्सा नहीं आता। अगर कोई ऐसा इंसान कहता है कि मुझे गुस्सा ही नहीं आता, वो झूठ बोलता है, क्योंकि गुस्सा आपकी फितरत में है। गुस्सा आना ये आपका लाजमी उनसर है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना ये अल्लाह ताला ने आपके अख्तियार में दे दिया है। तो गुस्सा कंट्रोल आप किस तरह से करते हैं, और ये अक्सर नौजवानों में आजकल मैं देखता हूँ, स्टूडेंट्स में और नौजवानों में ये बहुत ज़्यादा चीज़ बढ़ती जा रही है। गुस्सा, एंग्जाइटी और ये चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं, और ये चीज़ आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और आप देखें डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं, जो स्ट्रेस हुआ हुआ जिनको होता है, उनको देखें छोटी छोटी बात पे हाइपर हो जाते हैं। घरों में आप देखें सबसे ज़्यादा घरों में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ये एक एंगर जो है इनका मेन रीज़न है, क्योंकि एंगर जो है यही तमाम बीमारियों की भी जड़ है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता इस पर कंट्रोल करना शुरू करेंगे, आप बच्चे मुझसे अक्सर सवाल करते हैं और लोग भी मुझसे अक्सर पूछते हैं कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। पहले मेरा एक सवाल है आपसे, मिसाल के तौर आप मेरे सामने बैठे हैं तो इसलिए मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ कि आप मुझे बताएं, जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? जब आपको गुस्सा आता है तो फिर आप उसका इजहार कैसे करते हैं? शीशे तोड़ देते हैं या घर के गमले तोड़ देते हैं, या क्या करते हैं आप? किसी चीज़ पे गुस्सा निकाल देते हैं। दीवार पे कभी गुस्सा निकाला आपने? नहीं। ठीक है। बेसिकली मसला ये है कि हम ये नहीं समझ पाते कि हम बड़े समझदार गुस्सा करते हैं। हमें पता है गुस्सा किस पे करना है, हमें ये भी पता होता है। तो जब हमें ये पता है कि किस पे गुस्सा करना है तो फिर उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ,
आपके सामने आपके अब्बू खड़े हुए हों, ठीक है, और अब आपको बोलें कि आपको कुछ बोल दिया और आपको गुस्सा आ रहा है, तो क्या आप उनको गुस्से में कुछ बोलोगे उनके मुंह पे? नहीं बोलोगे। अगर आपका वो छोटा भाई है, वो आपको कुछ कहता है, तो आप गुस्से में क्या करोगे? उसको थप्पड़ लगा दोगे जोरदार किस्म का। इसका मतलब आपको पता है कि मुझे अपना रिएक्शन कब शो करना है। तो आपको जब इतना पता है तो फिर इसका मतलब आप गुस्से को भी कंट्रोल कर सकते हो। जब अब्बू के सामने कंट्रोल कर सकते हो तो भाई के सामने भी कर सकते हो। तो मेन रीज़न आप खुद हो, क्योंकि आप गुस्से को कंट्रोल करना ही नहीं चाहते हो। तो जिस वक्त आपने ये सोचा कि मुझे गुस्से को कंट्रोल करना है, तो फिर आपको कुछ चीज़ रोक नहीं सकते। खैर, इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि वो टेक्निक्स अगर आप अप्लाई करें तो बहुत उम्मीद है कि आपका गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा। जब आप गुस्सा आए तो कोशिश करें कि आप अगर अपनी स्टेट चेंज करें, क्योंकि ये ब्रेन है, ब्रेन की स्टेट चेंज होती है तो आपकी जो आपकी फिजियोलॉजी भी चेंज होगी। तो अगर आप खड़े हुए तो बैठ जाए, और अगर आप बैठे हुए तो खड़े हो जाए, मतलब स्टेट चेंज करें। स्टेट चेंज करेंगे तो आपका गुस्सा जो है ऑलरेडी कम होगा। और कोशिश करें पानी पिएं, क्योंकि बाद उस वक्त पानी पीने को दिल नहीं चाह रहा तो इंसान कहता है उसी गिलास को अगले के मुंह पे मार दूं, क्योंकि वो सब कंडीशन ऐसी होती है गुस्से के आलम में। तो कोशिश करें कि थोड़ी देर खामोश हो जाए। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ गुस्से के हवाले से ही। एक बच्चा था, उसको गुस्सा बहुत आता था। तो एक दफ़ा उसके फादर ने उसको कहा कि बेटा एक काम करो, ये तुम्हारे सामने एक बोर्ड है और जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुमने जाके एक कील ठोक देनी है इस बोर्ड के अंदर। बेटे ने कहा ठीक है। अब जब अगला दिन गुजरा तो उसको 7-8 दफ़ा गुस्सा आया, वो 7-8 कीलें उसने जाके ठोक दी। फिर उसके बाद अगले दिन आस्ते आस्ते करते करते अब क्या हुआ कि उसने गुस्सा करना कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? यूँ कहता है मैं गुस्सा करूँगा जाके मुझे कील ठोकनी पड़ेगी, तो इसलिए वो आस्ता आस्ता उसका गुस्सा जो है कम होना शुरू हुआ। टेक्निक थी ये। खैर, उसके फादर ने कहा कि बेटा जिस दिन तुम्हारा सारा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जिस दिन तुम एक भी कील नहीं लगाओगे बोर्ड के अंदर, तो उस दिन तुम मुझे बुलाना। बेटा समझ गया। बेटा ने कहा ठीक है अब्बा। 1.5-2 हफ्ते के बाद एक दिन ऐसा आया कि उस बच्चे ने एक भी कील नहीं लगाई। उस दिन उसने अपने अब्बा को बुलाया कि अब्बा देखिए मैंने एक भी कील नहीं लगाई और आज जो है मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आया। उसके अब्बा ने कहा बेटा अब एक और काम करो, अब जितनी कीलें तुमने लगाई हैं ना सबको निकालना शुरू कर दो। उसने कहा चलो एक और काम मिल गया मुझे। खैर, वो हर रोज़ एक ही कील निकालना शुरू कर दी। एक दिन ऐसा आया कि सारी कीलें भी उसने निकाल दी। फिर उसने अब्बा को बुलाया, उसने कहा अब्बा देखिए आज मैंने सारी कीलें भी निकाल दी। तो अब्बा जब आए उन्होंने बोर्ड को देखा और बच्चे से कहा कि बेटा तुमने एक चीज़ नोट की? उन्होंने कहा जी मैंने तो कुछ भी नोट नहीं किया। उन्होंने कहा देखो तुमने कील लगाई और कील निकाल ली, लेकिन ये जो निशान देख रहे हो ना ये कभी नहीं मिटेगा। इसी तरह से जब आप गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करने के बाद आप सॉरी भी कह देते हैं, लेकिन वो जो बात आपने कही है वो ज़िंदगी भर रह जाती है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो गुस्सा करने से पहले एक दफ़ा ये सोच ज़रूर लीजिएगा कि मैं गुस्सा तो कर रहा हूँ और बाद में शायद सॉरी भी करना पड़ जाए मुझे, लेकिन वो चीज़ कभी मेरी वापस नहीं आएगी। वो स्पॉट उसके दिल पे रह जाएगा और वो सारी ज़िंदगी रहेगा। तो इसलिए गुस्सा करने से पहले इस चीज़ को ज़रूर याद रखें कि गुस्से की कैफियत में अपने स्टेट को चेंज करें, कोशिश करें पानी पी लें, और कोशिश करें जो हद्दुल इम्कान जो मैं खुद करता हूँ, जो प्रैक्टिकली मैं खुद करता हूँ, वो ये करता हूँ कि खामोश हो जाओ। खामोशी, क्योंकि उस वक्त आपको गुस्सा आ रहा है, आप खामोश हो गए, कुछ देर के बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा या अगले बंदे को रियलाइज़ होगा मैंने गलत किया है, तो वो खुद आपसे माफ़ी मांग लेगा और आपको बड़ा अच्छा फील होगा। क्योंकि उस टाइम अगर आप बोल देते तो शायद वो सारा एसेंस आपका ख़त्म हो जाता। वज़ू भी कर सकते हैं। वज़ू कर सकते हैं, बिल्कुल आप वज़ू कर। मैंने कहा ना स्टेट चेंज करें, आप उसी जगह पर मत बैठे रहें। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर आप, और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना शुरू करें। छोटी छोटी बातें ज़िंदगी में बड़े अहम है। खाने में नमक कम हो गया, गुस्सा आ गया, तो भाई नमक कम है तो नमक डाल लो। खाने में नमक ज़्यादा हो गया तो मसला, तो भाई कोई दूसरा खाना खा लो या थोड़ा कम खा लो। या उस दिन जिस दिन आप हर रोज़ इतने अच्छे खाने खाते हो, तो अगर एक दिन खाना को थोड़ा सा बुरा मिल गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें भी कई दफ़ा गुस्सा आया होगा इस बात, ठीक है? तो आज के बाद नहीं करना, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। जिस मान अगला सवाल आपने किया सर, आजकल जो तालीम दी जा रही है तो आप उससे सेटिस्फाई है या नहीं? देखिए, पहले तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि एक तालीम आप कौन सी की बात कर रहे हैं। एक तालीम वो है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमें मिलती है, ठीक है? तो मैं उस तालीम की तो टोटल खिलाफ हूँ, ठीक है? एक तालीम होती है जो फेसबुक से हमें मिलती है, बुक्स पढ़ने के लिए होती हैं, लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली फेसबुक को पढ़ते हैं, ठीक है? तो उन चीज़ों के तो मैं टोटली ख़िलाफ़ हूँ कि भाई तालीम और इंफॉर्मेशन दोनों में फ़र्क है। हम लोग जो ले रहे हैं वो मालूमात ले रहे हैं, तालीम को तो एसेंस ही खो गया गई।
हमारे बच्चे क्या है, हमारे बच्चे डिग्रियों के लिए पढ़ रहे हैं, वो तालीम के लिए नहीं पढ़ रहे। उनके जहन में बचपन से अम्मी अब्बू ने क्या बिठाया, बेटा तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें जो है प्रोफेसर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, इसके अलावा तो शायद फील्ड कोई नहीं है। जब से मैं इस फील्ड में हूँ, एजुकेशन की फील्ड में, मैं देखा है तमाम जो लड़कियाँ ज़्यादातर जो होती हैं वो डॉक्टर होती हैं बचपन में 9th क्लास से ऑनवर्ड, और जो जितने भी लड़के होते हैं सारे इंजीनियर्स होते हैं। तो बाकी फील्ड के दुनिया की क्या है, ठीक है। अब तो खैर रुझान काफ़ी चेंज हो रहा है, लोग कॉमर्स वगैरह की तरफ भी आ रहे हैं और इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन तालीम के लिए मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कहते हैं ना, इल्म बा अमल। लेकिन आप मुझे बताएं, आपने 9th क्लास में, मैट्रिक क्लास में या फर्स्ट ईयर सेकेंडरी में कितना पढ़ा होगा, इस्लामियात में पढ़ा है कि इस्लामियात में पढ़ा होगा कि वालिदैन की इज़्ज़त करें, वालिदैन की हुर्मत करें। लेकिन आप देख रहे हैं आजकल क्या होता है, मैं तो देखता हूँ वालिदैन के बच्चे जो है मुंह पे जो है मतलब बोल रहे होते हैं, उनके सामने बोल रहे होते हैं, और कुरान पाक में क्या, उनके सामने उफ तक ना करो। तो ये क्या है, तो क्या हम तालीम हासिल कर रहे हैं? हम सिर्फ डिग्रियां ले रहे हैं, हम तालीम नहीं ले रहे हैं। हम चाहते हैं हम बस ये 9th क्लास पास हो जाए, मैं A1 ग्रेड ले लूँ, 10th में चला जाऊँ वहाँ पे A1 ले लूँ, यूनिवर्सिटी में जाऊँ A1 ले लूँ, अच्छी जॉब मेरी मुंतज़िर हो, उसको अच्छा मतलब करियर मेरा मुंतज़िर हो। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द एजुकेशन। वो ये इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि भाई मेरी अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, अच्छा इंसान बनूंगा तो एक अच्छा माशरा डेवलप होगा, वो उस चीज़ की तरफ कभी भी नहीं जाता। तो अगर आप अच्छा माशरा चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका बच्चा जो है प्रॉपर हो, तो याद रखिएगा तालीम वो घर से लेता है। सबसे पहला जो बेसिक इंस्टीट्यूट होता है वो उसकी माँ होती है। लेकिन आजकल ये भी देखा गया है कि बच्चे छोटे होते हैं, 2.5 साल 3 साल के, तो उनको स्कूल में छोड़ के आ जाते हैं बच्चे, और कहते हैं जी बच्चे हमसे संभलते नहीं है, बच्चे हमसे काम मतलब हमारा जो काम डिस्टर्ब होता है, घर में हमारा काम नहीं हो पा रहा, तो बच्चों को जो है स्कूल में, आजकल वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो माँ बाप बहुत ज़्यादा अजियत में में परेशान है। आप उनको पता चल रहा होगा कि उस्ताद की कितनी वैल्यू होती है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि 2-2.5 साल की उम्र में जब आप बच्चे को स्कूल छोड़ आएंगे, जब उस बच्चे का घर में माँ बाप से सीखने का टाइम था, आपने उसको स्कूल छोड़ दिया, स्कूल में क्या है, दोस्तों के साथ बैठेगा, उनके चीज़ों को सीखेगा, फिर वही इम्प्लीमेंट करेगा। तो अगर आपने बचपन में बच्चों की अच्छी तरबियत की है, आप देख लें हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे दादा दादी वगैरह हैं, उनकी तरबियत देखें और आजकल के बच्चों की तरबियत देखें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो उस वक्त स्कूल गए जब उनको स्कूल की ज़रूरत थी, और हम बच्चों को स्कूल तब भेज रहे हैं जब उनको ज़रूरत ही नहीं है स्कूल जाने की। और दूसरी बात यह है कि हर छोटे बच्चे के पास मैं देखता हूँ मोबाइल फ़ोन, और हर बच्चे के पास मोबाइल, 3-4 क्लास का बच्चा हाथ में एंड्रॉयड सेट लेके घूम रहा है, आईफोन सेट लेके घूम रहा है, मोबाइल पे यूट्यूब ऑपरेट कर रहा है। तो ये क्या है? और क्या कर रहा है? गाने सुन रहा है, फेसबुक चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहे हैं, टिकटॉक से, जैसे आप भी चलाते होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? अगर हम इन पे वर्क करना शुरू करें भाई, सबसे पहले आप अपने बच्चों पे काम करना शुरू करें। ये आपका एसेट है, ये मैं आज बता दूं आप लोगों को कि आपके बच्चे आपका एसेट हैं। और बेटा, आपके जो माँ बाप हैं ये आपके लिए एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। अगर आप चाहते हैं दुनिया में लोग आपकी इज़्ज़त करें, तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना शुरू कर दो। ये आपको मैं सबसे बड़ा लेसन आज का मिला कि अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपकी इज़्ज़त करे, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो। जिस दिन आपने माँ बाप की इज़्ज़त करना ख़त्म कर दिया, दुनिया कभी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगी। चाहे आप जितने बड़े ऑफिसर बन जाओ, चाहे जितने बड़े या बड़े बन जाओ, तो तालीम हासिल करो, इन्फॉर्मेशन हासिल मत करो। जी, अगला सवाल। जी उस्मान, अगला सवाल क्या है आपका? सर, मोहब्बत के बारे में आपका क्या फ़िलसफ़ा है? बड़ा गहरा सवाल कर दिया आपने। बेसिकली मोहब्बत एक जज्बा है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग शायद समझ नहीं पाते, या लोगों की थिंकिंग जो है वो नेगेटिव होती है। वो ये समझते हैं शायद मोहब्बत जो है सिर्फ अपोजिट जेंडर से ही हो सकती है। ऐसा नहीं है। मोहब्बत जो है अपने वालिदैन से भी करते हो, अपने बहन भाइयों से भी करते हो, आपके साथ साथ से मोहब्बत होती है। तो ये एक फितरी जज्बा है। इसको आप मतलब अगर आप कहें कि मैं इग्नोर कर दूँ, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत से औलिया अल्लाह से गुजरे हैं जिनको अल्लाह से इश्क था, मोहब्बत थी, और वो फिर उनका मकाम ही अलग था। लेकिन हम जो आजकल जिस माशरे में रहते हैं, यहाँ पे लोगों ने जो है मोहब्बत और ये सारी चीज़ों को जो है बहुत ही नेगेटिव वे में हम लोग लेके जा रहे हैं, और ये एक बिल्कुल सही तरीका नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर रखेंगे तो मोहब्बत जो है एक बहुत प्यारा और खूबसूरत जज्बा है। अगर हम इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, मैं इसको एग्जांपल देता हूँ, मिसाल देता हूँ। एक शख्स था, वो गाड़ी बहुत तेज़ ड्राइव करता था, और उसकी
बेगम ने अक्सर उससे कहा कि अपनी गाड़ी जो है वो आहिस्ता ड्राइव किया करो, लेकिन वो सुनता नहीं था। तो एक दिन क्या किया, जो बेगम थी उसने बेटे की तस्वीर जो है वो वहाँ पे उसके जो फ्रंट सीट पे थी, वहाँ पे उसके बेटे की तस्वीर लगा दी। जो स्टेयरिंग था, स्टेयरिंग पे उस बेटे की तस्वीर लगा दी। अब वो क्या हुआ कि वो जब भी स्टेयरिंग या मतलब गाड़ी स्टार्ट करता और गाड़ी की स्पीड एक्सेलरेट करता, तो फ़ौरन से उसकी नज़र उसके बेटे पे पड़ती, और जैसे ही बेटे पे नज़र पड़ती उसका पाँव खुद ब खुद एक्सेलरेटर से ऊपर हो जाता, क्योंकि उसको अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी। तो यही जज्बा है। तो ये लाजमी नहीं कि मोहब्बत सिर्फ जो है अपोजिट जेंडर से की जाए, बल्कि मोहब्बत एक लाफानी जज्बा है, और इस पे अगर हम जाएं तो बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स डिफरेंट बात करते हैं। तो बहरहाल मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इसको अगर हम पॉजिटिव रखेंगे, जितना पॉजिटिविटी ज़िंदगी में लेके आओगे उतना अच्छा है, क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन जो हैं वो टिकटॉक और दूसरी चीज़ों पे लगे हुए हैं, और जनाब कोशिश कर रहे हैं कि दूसरों को इम्प्रेस करने की। आपने भी कई दफ़ा कोशिश की होगी, ठीक है, तो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज कि वो फिर नेगेटिव वे में चले जाते हैं। अपना करियर, मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, ब्राइट स्टूडेंट्स को अपना करियर ख़त्म कर दिया इन चीज़ों में रह के। सो मेरा मैसेज है आप तमाम यंगस्टर्स को जो मेरी बात सुन रहे हैं, कि प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें और कोशिश करें कि गोल्डन टाइम अपनी स्टडीज़ को दें, क्योंकि मुझे कोटेशन बड़ी अच्छी याद आ गई, आई थिंक कि मुझे याद नहीं किसकी है, कि अ ब्यूटीफुल गर्ल कैन नॉट गिव यू अ ब्यूटीफुल फ्यूचर, बट अ ब्यूटीफुल फ्यूचर कैन गिव यू मैनी ब्यूटीफुल गर्ल्स। जिस मान अगला सर, आजकल नौजवानों में सुस्ती का रुझान पाया जाता है। वो कहते हैं कि आज का सोचो कल की देखी जाएगी। तो दोनों देश नहीं है, उनके लिए क्या पैगाम देना है? देखो उस्मान, सबसे पहली बात यह है कि आजकल का नौजवान जो है वो दूरअंदेश क्यों नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो सिर्फ आज का सोचता है, और वो ये नहीं सोचता है कि आने वाले दिन में उसके लिए क्या होगा। वो कहता है आज सब अच्छा चल रहा है, कल का मैं क्यों सोचूं। तो अगर आप यही चीज़ सोचना शुरू करोगे तो लाइफ के अंदर आपके साथ जो है ना प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, और इस स्टोरी के बाद मुझे यकीन है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्हें काफ़ी हद तक इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। दो दोस्त थे, एक का नाम था जैक और एक का नाम था पीटर। जैक और पीटर ज़िंदगी में माशाल्लाह कामयाबी तो उनके पास नहीं थी, लेकिन उनके पास सेहत बड़ी अच्छी थी, लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं था, वो बेरोज़गार थे। वो गांव देहात में रहते थे। तो एक दिन उन्होंने अखबार में एक जॉब के बारे में पढ़ा, वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा हम उस जॉब के लिए जाएंगे। जॉब के लिए गए तो उस बंदे ने उनको बड़ी अजीब जॉब ऑफर की। उसने कहा कि यहाँ से 5 किलोमीटर एक दूर एक दरिया है, तुम्हें वहाँ से एक बाल्टी रोज़ पानी की भर के लेके आनी है। जितनी बाल्टियाँ तुम पानी की भर के ले आओगे, मैं हर बाल्टी के तुम्हें $5 दूंगा। जैक और पीटर दोनों तैयार हो गए, और जैक और पीटर दोनों तैयार हो गए और उन्होंने ये सोचा कि ये तो बड़ा आसान काम है, और दोनों काम पे एग्री हो गए। अब अगले दिन दोनों ने काम पे जाना शुरू कर दिया। 5 बकेट्स 6 बकेट्स जितनी होती वो बकेट्स लेके आते। तकरीबन 1 महीना गुजर गया, उनके घर के हालात बेहतर होना शुरू हो गए। जैक जो था वो तकरीबन थोड़ा सा दूरअंदेश था, वो आगे की चीज़ों को सोचता था। तो एक दिन उसने पीटर से कहा, उसने कहा पीटर यार, हमारी अभी तो सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन आने वाले वक्तों में हमारे साथ क्या होगा। हम तो बहुत मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी, अभी तो हम जवान हैं, सेहतमंद हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स ठीक हैं, लेकिन जब बूढ़े हो जाएंगे उस वक्त तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, फिर हमारे साथ क्या होगा। तो पीटर ने कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। उसने कहा जो आज है ना बस इसको देखो, बाकी कल का बाद में देखा जाएगा। लेकिन जैक मुसलसल सोचता रहा। उसने बड़ी कोशिश की कि पीटर भी उसकी बात को मतलब एग्री हो उस बात पे, लेकिन पीटर उसकी बात पे एग्री नहीं हुआ। वो उसी बात पर अड़ रहा था बार बार कि जो आज हम कमा रहे हैं वही सब कुछ है और बहुत अच्छा है। जैक उससे इख्तिलाफ करता रहा। खैर एक दिन जैक उससे बिल्कुल इख्तिलाफ करके अलग हो गया। अब वो सिर्फ एक बकेट लेके आता, जैक सिर्फ एक बकेट लेके आता, जिससे उसके घर का खर्च बहुत मुश्किल से पूरा होता। लेकिन दूसरी तरफ पीटर जो था वो मुसलसल जो है वो 5 से 6 या 8-10 बकेट रोज़ाना लेके आता, जिससे उसके घर के हालात बहुत बेहतर से बेहतरीन होना शुरू हो गए और जैक के हालात बस गुजारे लायक थे। लेकिन जैक एक बकेट लेके आता और बाकी काम अपने
उस मिशन को पूरा करने के लिए करता जो वो आगे करना चाहता था। वक्त गुजरता रहा और एक दिन तकरीबन 5 साल के बाद एक दिन ऐसा आया जब जैक जो था वो कामयाब हो गया। और उस कामयाबी को उसने इस तरह से किया कि उसने एक पाइपलाइन बिछा दी और वो पाइपलाइन सीधा दरिया से सीधा उस शख्स के घर तक आती थी जो उनको जिसने नौकरी दी थी। अब हुआ ये कि उसने पाइप तो बिछा दिया और उसके आगे नल लगा दिया। अब वो जितने चाहे बकेट से भर सकता था और जितना पैसा जैक ने 5 साल में कमाया उसने सिर्फ 3 महीने में कमा लिया। अब वो बैठता था तो पैसे कमाता था, सोता था तो पैसे कमाता था। वक्त के साथ साथ उसने अपने आप को ढाल लिया और पीटर जो था वो जाके बकेट लेके आता तो उसके बाद उसको पैसे मिलते। ये वक्त और हालात गुजरते चले गए और यही चीज़ मैं आजकल के नौजवानों को समझाना चाहता हूँ। आज का मत सोचो, ये सोचो कि आने वाले वक्त में क्या होगा आपके साथ। क्या आपकी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी? अगर आप मेहनत नहीं करोगे, सिर्फ आज के बारे में सोचोगे, तो वक्त और हालात आपके साथ इतने चैलेंजिंग आ चुके हैं। आप देखें कोरोना वायरस ने क्या किया, पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। लोगों ने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि कोई इस तरह से सिचुएशन आ जाएगी। आपने नहीं सोचा होगा, मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि कभी इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। और ये हालात और वाक़यात इंसान के साथ ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन इंसान को उसके साथ इसके लिए तैयार होना पड़ता है। आप देखें बहुत से लोग पहले स्कूल लाइफ में जाते थे, स्कूल लाइफ के बाद अब वो तमाम चीज़ें टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गई। अब वो तमाम क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। अब वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वर्चुअलिटी पे चली गई हैं। तो हम अब इस चीज़ को आगे की जानिब देख रहे हैं और हमें इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, हमें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने इन चीज़ों को अभी भी नहीं समझा तो दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। हम आगे ही बहुत पीछे हैं और हम उस स्टेज तक पहुंचने में हमें बहुत वक्त लगेगा। चाइना, अमेरिका, ये वो कंट्रीज़ हैं जहां पे बहुत तेज़ी से जो है रेवोल्यूशन हो रही है। दुनिया जो है अब बाकायदा जो गाड़ियाँ हैं पेट्रोल और इस चीज़ से हट के अब इलेक्ट्रॉनिक्स बनना शुरू हो गई हैं, इलेक्ट्रिकल पे आ गई हैं। आने वाले दौर में पूरा जो सिस्टम होगा दैट विल बी इलेक्ट्रॉनिकल। तो हम अभी कहाँ हैं? हम अभी वही आटे और चीनी की लाइन में खड़े हुए हैं। हम अभी तक हमारा जो नौजवान जो है उसको पता है सिर्फ वो व्हाट्सएप और फेसबुक से आगे नहीं गया। वो रात को बैठ के देर तक व्हाट्सएप और फेसबुक पे बातें करता है। उसे ये नहीं पता कि मेरी जो ज़िंदगी है उसका मकसद क्या है। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं उन्हें ये नहीं मालूम कि बात है, इन्हें टेक्नोलॉजी, ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ यही है। टेक्नोलॉजी ये नहीं है। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि चीज़ों को एडवांस लेवल में आगे समझे जाके। हमारी तालीम तो हमारी है, लेकिन उस पाई की तालीम नहीं है जिस पाई की वो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं उस लेवल पे आना तो हमें थोड़ी सी मेहनत, कोशिश, लगन और वक्त को भरपूर टाइम वक्त के साथ चलना पड़ेगा। वक्त किसी को वक्त नहीं देता, याद रखिएगा मेरी बात। ये वक्त किसी को वक्त नहीं देता। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाबी हासिल करें तो वक्त को आपको समझना पड़ेगा और वक्त के साथ चलना पड़ेगा। जी उस्मान, अगला सवाल बताएं। सर, बुरी आदत को कैसे छोड़ा जाए? देखिए, आदत कहते हैं, एक जुमला अंग्रेजी में कहते हैं कि हैबिट्स आर इजी टू मेक बट डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। कि आदतें आसानी से बन जाती हैं लेकिन उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। चलिए आप मुझे बताएं कि आपकी कौन सी ऐसी आदत है जो आप नहीं छोड़ सकते? सुबह लेट उठना। सुबह लेट उठते हैं आप। ये आदत सिर्फ उस्मान की नहीं है, ये आदत हर घर की है। हर घर में जो आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है इसकी वजह से तो मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन बच्चों को तो रूटीन इतना आउट हुआ हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता। 12-1 बजे से पहले बच्चे उठते नहीं और बाल बच्चे तो ऐसे हैं कि जो 3-4 भी बज जाते हैं शाम के उठते उठते, और रात को तकरीबन 1 से 2 बज जाते हैं उनको सोते हुए। तो जब ये रूटीन होगी तो मुझे बताएं फिर आपकी सेहत कहाँ से अच्छी होगी। खैर, मैं बात कर रहा था आदत पे। कहते हैं कि आदतें जो हैं वो तकरीबन, अगर मैं साइंटिफिकली बात करूँ तो 21 से 27 दिन अगर कोई काम आप रोज़ाना शुरू करें तो वो आपकी आदत बन जाती है। अगर आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें 21 से 27 दिन तो आपकी आदत बन जाएगी। आदत बनने का मतलब ये है कि अगर वो काम आप नहीं करेंगे
तो फिर आपको बेचैनी होना शुरू हो जाती है, आपको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। खैर मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ उस्मान, आज के बाद आप नहीं करोगे। मैं आपको सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। इसके लिए एक चीज़ चाहिए, जिसे कहते हैं सेल्फ पनिशमेंट। कभी सेल्फ पनिशमेंट की है? आपको टीचर्स ने तो पनिशमेंट दी होगी स्कूल में, ठीक है, मुर्गा बनाया होगा या कभी स्केल लगाया होगा, लेकिन कभी आपने अपने आप को पनिशमेंट दी है? नहीं दी है। तो आज हम बड़ी अजीब सी मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करूँगा, और ये पनिशमेंट अगर आपने देना शुरू कर दिया अपने आप को, तो आप 3 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप क्या करें, आप पहले दिन उठे 8 बजे, उठना था 6 बजे, तो आपने क्या करना है, आपने जेब से एक निकालना है लाल नोट। लाल नोट मतलब पाकिस्तानी रुपयों की बात करूं, 100 रुपये का नोट निकालना है आपने, और उस नोट को आपने ऐसे फाड़ देना है, टुकड़े टुकड़े कर देना कि जुड़ ना सके वापस। अगले दिन आप दोबारा उठे लेट 7 बजे, फिर आप एक नोट निकालेंगे और उस नोट को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तीसरे दिन, वैसे तो तीसरे दिन उम्मीद है मुझे आप नहीं करेंगे, लेकिन अगर तीसरे दिन भी आप पहुंच गए, यकीन करें जिस माना, तो फिर आप वही काम करेंगे। और चौथे दिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कि चौथे दिन आप 4 घंटे पहले उठ के बार बार टाइम देख रहे होंगे, 6 तो नहीं बजे, क्योंकि आपको पता है कि यार फिर नोट फाड़ना पड़ेगा। दिस कॉल्ड सेल्फ पनिशमेंट। अगर आप इस सेल्फ पनिशमेंट में वर्क करना शुरू कर दें, और एक ऐसी चीज़ है कि यकीन करें बड़े से बड़ा इंसान सुधर सकता है, क्योंकि इंसान अपने आप को पनिशमेंट नहीं देता। इसी वजह से अगर आप नमाज नहीं पढ़ते और आप कहते हो यार नमाज छूट गई, चलो ना कोई नहीं, खैर है, तो ये प्रायोरिटीज़ की बात हुई है। जितना इंपॉर्टेंस आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ है तो आप उसको उतनी प्रायोरिटी दें। कई एक दफ़ा एक बंदा मिला मुझे, उसने कहा यार मैं तो रोज़ाना पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास तो 100 रुपये नहीं होता, अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करो कि अगर आप सुबह लेट उठे हो, आपके जो बच्चे हैं घर में, उनका सबसे कीमती ड्रेस निकालो और उसको काट दो, उसको आग लगा दो। दूसरे दिन कभी भी वैसा नहीं करोगे। तो आदत, क्योंकि सेल्फ पनिशमेंट, क्योंकि आप बच्चे के कपड़े जब फाड़ोगे या उसको आग लगाओगे, सबसे कीमती ड्रेस को, तो फिर आपके अंदर जो फीलिंग है वो चेंज होगी। आप अगले दिन कभी भी नहीं करोगे। तो अगर आप ये करना शुरू कर, जितने मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर लिटरली आप ये काम करें, तो मैं बता रहा हूँ कि 3 से 4 दिन में आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। बात सिर्फ सोच की है। जिस दिन आपने अपने थॉट को चेंज किया, आपकी चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। आई होप कि अब आइंदा से आप सेल्फ पनिशमेंट देंगे अपने आप को, ठीक है। 100 रुपये लगाएंगे, 1000 रुपये देंगे।